पिछले वाला वीडियो में हम लोग सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 आप यहाँ से देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण कैसा है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या है? 0 है। तो इसके मूलों की प्रकृति क्या है? तो देखिए, मूल का प्रकृति निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको डी का फॉर्मूला सबसे पहले हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो डी का फॉर्मूला हम आप लोगों को बताए थे पिछले वाला वीडियो में भी कि डी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए। और ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी मल्टीप्लाई में रहता है, ठीक है, इसका मानक रूप जो होता है वो ऐसा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ देख सकते हैं आप लोग, मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ तो फिर आप लोगों को समझने में सुविधा होगा। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होता है उसको क्या कहते हैं? ए कहते हैं। यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर जो मेरा समीकरण दिया गया है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं आया है, तो सिंपल सा बात है कि ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए का जो मेरा वैल्यू होगा वो क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, अब देखिए इस जगह पे एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में रहेगा, ठीक है, एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में रहेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? बी कहते हैं। साइन के साथ आपको बताना होगा। जैसे यहाँ एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई आया है वहाँ पर क्या है? प्लस बी है। इसका मतलब यहाँ पर इसका बी का वैल्यू जो है वो साइन के साथ लेना है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए कि एक्स का वैल्यू यहाँ पर जो दिया गया है, एक्स के साथ कोई नंबर नहीं आया है। कोई नंबर नहीं आया मतलब यहाँ पर 1 है। इसका मतलब बी का भी वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो अकेले आता है, ठीक है, जो अकेले आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सी कहते हैं। अकेले कहने का मतलब ये हुआ कि उसके साथ कोई एक्स नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अकेले कौन आया है इस समीकरण में? यहाँ पर 1 आया है। ठीक है, तो 1 के साथ आपको साइन को भी बताना होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? सी का वैल्यू इस जगह पे क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है? -1। तो देखिए जो पहला बॉक्स आपको दिख रहा है ये आपका ए का वैल्यू हो गया, दूसरा बॉक्स जो दिख रहा है ये बी का वैल्यू हो गया, तीसरा बॉक्स जो दिख रहा है वो आपका सी का वैल्यू हो जाएगा। आप यहाँ से बोल सकते हैं कि जो आपका ए का वैल्यू हो गया वो देखिए यहाँ पर ए का वैल्यू कितना हो गया? 1, बी का वैल्यू जो हो गया वो भी कितना हो गया? 1, और सी का वैल्यू जो हो गया वो कितना हो गया? -1। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? डी का वैल्यू निकाल लेंगे। डी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर बी कौन सा है? सेकंड वाला, तो मतलब 1 का स्क्वायर -4 गुना ए मतलब पहला वाला, गुना सी मतलब लास्ट वाला। ठीक है, तो -1। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और यहाँ 4 इंटू 1 और फिर इंटू -1 है, तो यहाँ एक माइनस है और 4 के आगे एक माइनस है, दोनों मिलके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो 4 और 1 को जोड़ रहे हैं तो कितना आया मेरा? 5। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डी का वैल्यू मेरा कितना आया? 5 आया। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि जो डी का वैल्यू आया वो मेरा कितना आ गया? 5 आ गया। अब हम लोग जानते हैं 3 कंडीशन होता है। 3 कंडीशन में हम तीनों कंडीशन पिछले वाला वीडियो में हमने बता दिया था। यहाँ पर देखिए डी का वैल्यू 5 है, इसको हम लोग क्या करते हैं? 0 से कंपेयर करते हैं। मान के चलिए कि डी कोई है जिसके पास, या डी का वैल्यू जो है वो 5 है। अब 0 से तुलना करेंगे तो ये आप कह सकते हैं कि डी के पास जो भी वैल्यू है वो क्या है? 0 से ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए क्या लिखेंगे? डी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो डी इज ग्रेटर देन अगर 0 रहता है तो क्या होता है? मूल एक तो वास्तविक होगा, ठीक है, और वास्तविक के साथ साथ आपका क्या हो जाता है? मूल असमान होता है। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है? वास्तविक तथा असमान। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 20 जो है वो आपका क्या दिया हुआ है? वास्तविक तथा असमान। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को क्या कर देंगे? सही कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, 2 मूल होंगे। सिंपल सा बात है कि किसी भी द्विघात समीकरण का मूल कितना होता है? 2 मूल होता है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि दोनों जो मूल होगा वो बोल रहा है कि भिन्न भिन्न होगा। तो भिन्न भिन्न कब होता है? जब डी का वैल्यू क्या होता है? ग्रेटर देन 0 होता है। तो मतलब डी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो आपका क्या हो जाता है? जो भिन्न है, जो मूल आएगा वो क्या आएगा? अलग अलग आएगा, मतलब भिन्न आएगा। ठीक है, यहाँ दो भिन्न कहने का मतलब है कि दोनों जो द्विघात समीकरण का मूल आएगा वो
दोनों डिफरेंट आएगा, यानी अलग अलग आएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या होता है, डी इज ग्रेटर देन 0। और डी का फॉर्मूला आप लोगों को हम बता दिए हैं। डी का फॉर्मूला अभी जस्ट हमने एक बार बताया कि डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब देखिए सिंपल सा बात है, यहाँ पर जो डी है, यहाँ जो डी हम बॉक्स के अंदर यहाँ भरे, यही डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब हम कह रहे हैं कि उसी डी के बदले में हमने ये लिखा, उसी डी के बदले में हमने क्या लिखा, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसके बाद देखिए डी के बाद हमको ऊपर में क्या दिख रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि डी के बाद आपको क्या दिख रहा है, डी के बाद देखिए यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन, ठीक है। उसके बाद क्या है, 0 है तो 0 लिखेंगे। अब माइनस, अब ये वाला ऑप्शन में आपको शायद मिल जाएगा, हाँ यही वाला ऑप्शन में है। इसी तरह से अगर इस तरह से ऑप्शन में नहीं रहता तो -4ac को हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड में लेके जाते हैं। तो देखिए मेरा आंसर क्या आ गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो 17 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में दिया हुआ है कि दिखात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 के विविक्त कर क्या होंगे। तो देखिए विविक्त कर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, विविक्त कर निकालने के लिए थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ। विविक्त कर निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला आपका हो जाता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर क्या हो जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए b का वैल्यू क्या होता है, जो x के साथ मल्टीपल में होता है। यहाँ पर देखिए x के साथ जो मल्टीपल में है, इस जगह पे x के साथ जो मल्टीपल में है, यहाँ आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो -x लिखा हुआ है। तो -x लिखा हुआ है, इसका मतलब जो मल्टीपल में आया है वो कितना आया है, -1 आया है, ठीक है। इसका मतलब b का वैल्यू क्या हो गया, -1। तो -1 का क्या हो गया, स्क्वायर माइनस, फिर आपका 4, ठीक है, फॉर्मूला में है, इंटू ए इंटू सी। ए जो है एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो कितना है, 1 है। और सी के साथ जो सी जो है वो जो अकेला है वो कितना है ना, 3 है। तो यहाँ पर इंटू क्या लिखेंगे हम लोग, इंटू 3 लिख देंगे, ठीक है। तो इंटू 3, तो यहाँ पर क्या हो गया, आप देखिए -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -4 इंटू 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 1 माइनस 12, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 12 का साइन जो है वो क्या है, नेगेटिव है, और 1 का साइन जो है वो पॉजिटिव है। दोनों अगर डिफरेंट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको घटाते हैं। तो 12 में से 1 घटेगा, तो 12 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और दोनों में से बड़ा कौन है, 1, और 12 में से जो बड़ा है वो 12 है, और 12 का साइन क्या है, माइनस है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, -11। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया है मेरा -11। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है, मेरा -11 दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 मेरा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में देखिए कि दिखात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x प्लस k है बराबर 0 का मूल समान है। तो मूल समान है, तो मूल यहाँ पर बोल दिया गया है मूल समान है, तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा बात है कि बोल दिया है कि मूल समान है। मूल समान कब होता है, जब d बराबर क्या होता है, 0 होता है। और d का फॉर्मूला हम अभी बताए, d का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बराबर क्या है, देखिए उसके बाद बराबर है 0, ठीक है। यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ आपको लग सकता है कि क्या लिख दिए इतना लंबा सा, यहाँ d और बी स्क्वायर माइनस 4ac ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। सिर्फ आपको देखने में अलग लग रहा है, लेकिन दोनों क्या है, सेम चीज़ है। तो यहाँ पर हो गया d के बदले हमने लिख दिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि जो समीकरण यहाँ मेरा दिया हुआ है, इस जगह पे समीकरण में b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू आपको दिख रहा है कितना है, -4 है। तो b के जगह पे हम लोग कितना लिखेंगे, -4। तो यहाँ पर हो गया -4 का स्क्वायर, -4 गुना, फिर आप देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, a का वैल्यू कितना है, 1, और c का वैल्यू कितना है, k, बराबर कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 इंटू 1 इंटू के कितना हो जाएगा, 4k, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए 4k -4k को उधर ले जाते हैं राइट साइड में, तो 16 बाएं साइड में रह जाएगा, और -4k उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 + 4k यानी 4k रह जाएगा। अब 4k में से 4 को लेफ्ट साइड में लेकर आते हैं, तो 16 बाई क्या हो जाएगा,
4 हो जाएगा, राइट साइड में पड़ा हुआ क्या रह जाएगा के। 16 को अगर 4 से भगा देंगे तो 4 हो जाएगा और इधर क्या रह जाएगा के। इसका मतलब 4 बराबर के हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि के का वैल्यू जो है वो क्या है 4 है। के का वैल्यू 4 कौन सा ऑप्शन में है हम लोग देखते हैं। के का वैल्यू 4 आप यहाँ से देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, यानी 19 का क्वेश्चन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करना है। तो मूल का फॉर्मूला आप लोगों को हम बता देते हैं। देखिए मैं हर चैप्टर का थ्योरी को मैं अलग से एक वीडियो बना के रखा हूँ। उस थ्योरी को अगर आप लोग देख लीजिएगा तो वहाँ से थ्योरी देखने के बाद आपका उस चैप्टर से जो भी शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, इस तरह का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा वो सारा आप खुद से सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पे आइएगा तो फिर आपको लगेगा कि कहाँ से कैसे बन जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप थ्योरी को पहले अगर समझ लेते हैं, थ्योरी को अच्छा से जान लेते हैं, तो फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि अगर आप मेरा थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले थ्योरी वाला वीडियो को देखिए, उसके बाद इसको भी सॉल्व कीजिए, फिर आपको ये वाला जो सॉल्व है आप खुद से कर पाइएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि देखा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का मूल ज्ञात करना है। तो इसका मूल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग डी निकाल लेते हैं तो थोड़ा आसान रहेगा। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं डी का फॉर्मूला, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बराबर की जगह बराबर रहना था। बी का वैल्यू यहाँ दिख रहा है आपको माइनस कितना है 5 है, तो माइनस 5 का क्या हो गया स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का वैल्यू कितना है 1 है और सी का वैल्यू कितना है 6 है। ठीक है, तो माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। यहाँ देखिए माइनस उसके बाद 4 इंटू 1 इंटू 6, तो माइनस का माइनस रह जाएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 4 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। यानी 25 में से 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो सिंपल सा बात है, डी का वैल्यू आपको कितना मिल गया, यहाँ से आप देख सकते हैं डी का वैल्यू कितना हो गया 1। अब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि डी का जो वैल्यू आया वो आपका कितना आ गया, डी का जो वैल्यू आया वो आपका 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए मूल का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए कि मूल का फॉर्मूला क्या होता है। मूल एक्स बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे माइनस बी, देखिए बी के आगे माइनस लगा हुआ है, मतलब जो साइन बी का है उसका यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है। मतलब देखिए बी का वैल्यू जो है यहाँ पर -5 है, लेकिन आपको माइनस बी का पूछ रहा है। सिंपल सा बात है, बी का वैल्यू जो आपके पास है उसको नहीं पूछ रहा है, उसमें वो माइनस लगा के पूछ रहा है। जैसे मेरा अभी बी का वैल्यू कितना है -5 है, तो फिर वो उसका उल्टा पूछ रहा है, मतलब माइनस बी का हमको बताना है। तो माइनस बी का क्या हो जाएगा, वो माइनस लगा के बोल रहा है, तो हम भी क्या करेंगे माइनस लगा के आंसर देंगे। तो माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या था -5 था, अभी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। प्लस माइनस और रूट की जगह रूट, और डी का वैल्यू कितना है 1 और बटा 2 गुना ए का वैल्यू कितना है 1 इंटू 1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 5 प्लस माइनस रूट 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 यानी 2 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, मतलब ये हो गया। इसको हम लोग अलग अलग करके लिखेंगे। 5 प्लस एक बार और लिख लेते हैं -1 डिवाइडेड बाई नीचे कितना है 2 है। अब यहाँ से इसको हम लोग क्या करेंगे अलग अलग करके लिखेंगे, मतलब 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे और एक बार क्या लिखेंगे 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 6 बटा 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 मतलब यहाँ पर 4 बटा 2 मतलब कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया 2 आ गया। तो मेरा एक आंसर कितना हो गया 3 हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और एक आंसर मेरा कितना हो गया 2 हो गया, मतलब 3 और 2 मेरा आंसर रहेगा। तो 3 और 2 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 और 2 मेरा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका 20 नंबर का सोल्यूशन हो गया। 21 का सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। 21 का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी में है। देखिए एपी में होने के लिए हम लोग सिंपल सा बात करते हैं कि दायां वाला से बायां वाला को हम लोग घटाते हैं। अगर वो घटाने के बाद आपका वैल्यू सेम आया तो वो एपी में होता है, नहीं तो फिर एपी में नहीं होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कि आप लोगों को दूसरे टीचर से पढ़े होंगे तो फिर वो कोई दूसरे तरीके से बताए होंगे, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए पहले 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है। ठीक है, तो 2 के बाद आया है 4, 4 के बाद आया है 8, 8 के बाद आया है 16। तो हम 2-2 करके नंबर लेंगे सीरियल वाइज। ठीक है, जैसे 2 और 4,
तो 2 और 4, तो 2 और 4 में से दायां कौन सा नंबर है आपके हाथ के हिसाब से देख लीजिए। दाएं साइड में कौन है 4 और बाएं साइड में कौन है 2। मतलब 4 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 2 आएगा। मतलब हम ये कर रहे हैं कि दायां वाला से बायां वाला को घटा रहे हैं। तो देखिए एक दाएं वाला कितना हो जाएगा 4 माइनस 2। फिर देखिए नेक्स्ट 2 को लेते हैं तो 4 और 8 होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 8 माइनस 4 निकालेंगे। और फिर नेक्स्ट 2 को लेंगे तो 8 और 16 होगा, तो 16 माइनस 8 निकालेंगे। ठीक है, मतलब दायां वाला से बायां वाला घटाएंगे। 2 करके नंबर लेंगे, दायां वाला से बायां वाला घटाएंगे। अब इसको घटाने के बाद अगर सेम आया तो वो मेरा एपी में होता है। तो देखिए 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 2, 8 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 4, और 16 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा 8। तो देखिए यहाँ जो मेरा आंसर आया है 2, 4 और 8, मतलब सारा सेम नहीं आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए मेरा जो है वो मेरा एपी में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए मेरा हो नहीं सकता। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। देखिए 1 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है। तो पहला अगर 2 हम लोग लेते हैं, पहले 2 को ले लेते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले 2 में कौन है 1 और 3। 1 और 3 में दाएं साइड में कौन है 3, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 3 माइनस 1। ठीक है, 3 माइनस 1 का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 और कितना हो जाएगा 5, 3 और 5 में दाएं में कौन है 5, 5 माइनस 3 कितना हो गया 2। अब देखिए 5 और 7 है, तो 5 और 7 में से दाएं में कौन है 7, 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरा अंतर आ रहा है वो मेरा क्या आ रहा है सेम आ रहा है। जब लगातार 2 टर्म का अंतर मेरा सेम आता है तो वो क्या होता है एपी में होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ लगातार सेम आ रहा है, तो क्या हो जाएगा जो कॉमन डिफरेंस है यानी सार्वंतर जो है वो सेम आ रहा है, इसलिए ये एपी में होगा। मतलब क्वेश्चन जो पूछा था निम्नलिखित में से कौन एपी में है, तो कौन सा एपी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा एपी में हो जाएगा। तो ये आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या दिया हुआ है कि एक एपी है, वो क्या है उसका कुछ नंबर दिया हुआ है, प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद दिया हुआ है। ए में लिखा हुआ है 2,7,12, उसके बाद डॉट 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 दिया है का 10वां पद ज्ञात करना है। देखिए 10वां पद के लिए देखिए किसी भी पद का जब वैल्यू निकालने बोलेगा तो हम लोग उसका फॉर्मूला आपको तो भी बता देते हैं A5। ठीक है, जैसे A5 निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है A + 4D, मतलब एक घट जाएगा उसके बाद D से मल्टीप्लाई हो जाएगा। A लिखेंगे प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ पर जितना का पूछा था देखिए यहाँ पर कितना का पूछा है, अगर 5 का पूछा है तो यहाँ 5 के बदले में यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 5 के बदले में यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, फिर D से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब A5 का फॉर्मूला हो गया A + 5 से एक कम यानी 4, A + 4D। उस तरह से आप खुद से बता पाइएगा कि अगर A7 का पूछा जाएगा तो A7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A + 6D। ठीक है, सिंपल सा बात है। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा है वो पूछा है आपका A10, तो A10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A10 का फॉर्मूला आपका हो जाएगा A + 9D। ठीक है, अब देखिए A कब जगह पे कौन आया है, जो पहले में आता है जो एपी दिया गया है उसमें जो पहला पद होता है वो A कहलाता है। पहले में कौन आया है यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 है। ठीक है, + 9 इंटू D जो होता है दायां वाला से बायां वाला को घटा देते हैं। कोई भी हम लोग 2 नंबर ले लेंगे लगातार, उसमें से दाएं वाले से बाएं वाला को घटा देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 2 लगातार नंबर क्या है 2 और 7 है, 2 और 7 में से 2 लगातार नंबर क्या है 2 और 7, 2 और 7 में से दाएं में कौन है 7, और दाएं में से 7 में से बाएं वाला घटाएंगे, मतलब 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 5। तो मतलब यहाँ पर जो D मेरा यहाँ आपको मेरा फॉर्मूला में था, इस D की जगह पे कितना लिखेंगे हम लोग 5 लिखेंगे। तो हो गया मेरा 2 + 45, और 2 और + 45 बराबर कितना हो जाएगा 47। तो मेरा जो ऑप्शन में 47 है वो मेरा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में 47 है, ऑप्शन नंबर सी में मेरा 47 है। तो मतलब 22 का मेरा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है। तो हम लोग क्या करेंगे 2 अंकों वाली संख्या को लिखेंगे और क्या होगा उसी को लिखेंगे जो 3 से क्या होगा विभाजित होगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि 1 2 3 4 इस तरह से जाएंगे तो 9 तक जितना नंबर है वो सिर्फ कितना डिजिट का है 1 डिजिट का, मतलब एक अंक का है। और जैसे ही 10 स्टार्ट होता है उसमें 1 और 0 होता है, मतलब इकाई और दहाई 2 हमको एक अंक मिल रहा है, इसलिए वहाँ से जो नंबर स्टार्ट होता है वो आपका क्या हो जाता है 2 अंकों वाली संख्या। तो 2 अंकों वाली संख्या तो हमको लेना है लेकिन वो मेरा 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 10 जो है वो 3 से विभाजित नहीं होता है, 10 के बाद 11 भी विभाजित नहीं होता है, 11 के बाद मेरा कितना विभाजित होता है 12, मतलब पहला नंबर इसमें क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 के बाद आप देख सकते हैं
उसके बाद कितना हो जाएगा, 3 3 करके ऐड हो जाएगा 15, 15 के बाद कितना हो जाएगा 18। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, चलते जाएगा डॉट डॉट डॉट। कहाँ तक, जैसे देखिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो कभी ना कभी क्या आएगा 93, 94, 95 इस तरह से आएगा, और 99 भी आएगा। और 99 अब देखिए 99 जो है वो 3 से भागा जाता है, इसलिए 99 पे हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे क्योंकि इसके बाद जैसे ही 99 से आगे बढ़ते हैं वो मेरा 100 मिल जाएगा। 100 में कितना डिजिट हो जाता है, 3 डिजिट होता है, मतलब 3 अंकों का हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ कहा है कि 2 अंकों वाला संख्या ही हमको क्या करना होगा, लेना होगा। ठीक है, तो ये मेरा एक एपी में बन गया। ए का वैल्यू कितना हो गया 12, और यहाँ से देख सकते हैं कि 3 का डिफरेंस है, इसलिए डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो इस तरह से कितना संख्या है, तो कितना संख्या है उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए एन का फॉर्मूला बैठाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला बैठाएंगे। ए एन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, ए एन का वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना है 99 है, बराबर के जगह बराबर। ए का वैल्यू कितना है 12 प्लस एन का वैल्यू हमको नहीं पता, एन की जगह एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू अभी हम बताए कि दाएं वाला से बाएं वाला घटा देंगे। जैसे पहला 2 नंबर ले लेते हैं 12 और 15, 12 और 15 में दाएं में कौन है 15, तो 15 में से 12 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 3। ठीक है, एकदम आसान से निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 99 लेफ्ट साइड में है, यहाँ पर 12 है। ठीक है, अब इस 12 को हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लेके लेंगे। तो 99 यहाँ लेफ्ट वाला माइनस 12, राइट में क्या रह गया n माइनस 1 इंटू 3। ठीक है, अब 99 से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा 87, इक्वल टू कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3। ठीक है, अब यहाँ पर हम बना दे रहे हैं। अब देखिए 87 के इधर 3 आ जाएगा, तो 87 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इधर क्या पड़ा हुआ रह जाएगा n माइनस 1, n माइनस 1 जो रह जाएगा। अब देखिए 87 को 3 से भगा देते हैं तो 29 हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है 29। तो इधर क्या है n माइनस 1। अब माइनस 1 को इधर ले आएंगे तो 29 प्लस 1 हो जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। n का वैल्यू कितना आ गया 30, मतलब जो ऑप्शन में मेरा 30 दिया हुआ है वो आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में 30 दिया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 20 जो है वो आपका 30 दिया हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि 0, 50, 20, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, आप जानते हैं 1 से स्टार्ट होता है। तो विषम संख्या 1 से स्टार्ट होता है 1, उसके बाद विषम संख्या कौन सा हो जाएगा 3, उसके बाद कौन सा हो जाएगा 5, 5 के बाद डॉट 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 चलते जाएगा। और 0 से 50 के बीच बोला है, मतलब 50 से ज़्यादा नहीं जाना है। तो 50 तो आपका क्या है, उल्टा तरफ से आएंगे। 50 जो है वो तो क्या है, सम संख्या है, उसको तो लेना नहीं है। 50 से पीछे आएंगे 49, 49 जो है वो मेरा विषम संख्या है। तो ये हो गया। तो ये जो 1 आया, 3 आया, 5 आया, इस तरह से 7 आएगा, फिर 9 आएगा, इस तरह से कहाँ तक जाएंगे हम लोग 14। ये सारा को आपको जोड़ना है। ठीक है, सारा को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। देखिए विषम संख्याओं को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो मेरा लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है, आप याद करके इसको कर सकते हैं। विषम संख्याओं का जोड़ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का क्या हो जाता है, होल स्क्वायर हो जाता है। तो n मतलब जो सबसे लास्ट में आया, सबसे लास्ट में कौन आया 49। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, n की जगह पे 49, फॉर्मूला की जगह n की जगह कितना लिखेंगे 49 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ब्रैकेट का काम पहले होता है। 49 और 1 को जोड़ेंगे हम, यहाँ पर लिख रहे हैं 50, और 50 बटा नीचे में कितना है 2, उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। 50 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा 25, और 25 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 225। ठीक है, ये आपका हो गया 225। तो जो ऑप्शन में मेरा 25 का स्क्वायर 225 नहीं होगा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। ठीक है, क्या हो जाएगा 625। तो जो मेरा ऑप्शन में 625 है वो आपका क्या हो जाएगा, सही है, सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसको याद कर लीजिए कि विषम संख्या n तक विषम संख्याओं का योग, n तक विषम संख्याओं का योग, उसका फॉर्मूला हो जाता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको याद कर लेने से आपका समय का बचत हो जाएगा। ठीक, चलिए ये एक तरीका हो गया। और एक तरीका ये है कि आप यहाँ पर जो 1, 3, 5 डॉट 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 49 है ना, यहाँ पर आप पहले n निकाल लीजिएगा। n निकालने के बाद आप यहाँ पे एपी वाला फॉर्मूला यूज करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त क्या होता है। देखिए हम एक सर्कल बना रहे हैं, यहाँ देखिए एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ देखिए एक सर्कल है, यहाँ देखिए एक सर्कल है। ठीक है, सब देखने में एक जैसा लग रहा है लेकिन सबका साइज अलग अलग है।
सर्वांग सम हम लोग उसी को कहेंगे जब साइज भी सेम होगा और देखने में भी सेम होगा, ठीक है। समरूप तो कहेंगे देखने में तो सेम होगा लेकिन हो सकता है कि साइज अलग अलग हो। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, समरूप, ठीक है। तो सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होता है। ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता ही है। तो ये भी आए है, ये क्वेश्चन भी है। सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। गर्ल्स लोगों के लिए आप ये सोच सकते हैं कि सब कोई आप लोग चूड़ी पहनते हैं, चूड़ी जो होता है वो सबका अलग अलग क्या होता है, साइज होता है, लेकिन देखने में क्या होता है, एक जैसा होता है। इसका मतलब हो गया कि वो समरूप होता है। तो वृत्त जो है उसको हम लोग एक चूड़ी की तरह ही मान सकते हैं। अब देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि आकृति में DE पैरेलल टू BC दिया हुआ है, DB बराबर 2 दिया हुआ है, वो AE बराबर 1.5, EC बराबर 3 सेंटीमीटर। तो AD का मान ज्ञात करना है, ठीक है। DB की जगह कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, ठीक है। DB की जगह कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। DB की जगह यहाँ देखिए D से B तक कितना दिया गया है, ये वाला आपका 2, ठीक है। A से लेकर E तक कितना दिया है, 1.5, ठीक है। E से लेकर C तक कितना दिया गया, 3। और आपको क्या निकालना है, A से लेकर D तक। तो सिंपल सा बात है, जब अगर ये किसी भी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर कोई लाइन दिया हुआ रहता है तो वो बाकी दो भुजा को क्या करता है, समान अनुपात में कट कर देता है। इसका मतलब देखिए ये जो DE है वो क्या करता है, इसको समान अनुपात में विभाजित करता है। मतलब A से लेकर D, ठीक है। देखिए इधर में इस लाइन में आएंगे, A से लेकर D पे कटा और फिर D से लेकर कहाँ तक है, D से लेकर B तक, ठीक है। उसी तरह से लेफ्ट साइड में आएंगे, A से लेकर कहाँ तक जाएंगे, देखिए A से लेकर E तक, ठीक है। और नीचे क्या है, E से लेकर कहाँ तक, C तक। अब आपको क्या कर देना, वैल्यू उठाना है। A से लेकर D का वैल्यू हमको निकालना है, तो AD रह जाएगा। D से लेकर B तक का वैल्यू कितना है, 2 बराबर A से लेकर E तक का वैल्यू कितना है, 1.5 और EC का वैल्यू कितना है, 3, ठीक है। अब 2 को हम लोग क्या करेंगे, इधर से उधर ले जाएंगे। 2 को अगर हम लोग इधर से उधर ले जाते हैं तो सिंपल सा बात है कि 2 इधर आके क्या हो जाएगा, मेरा गुना हो जाएगा। मतलब इस 2 को जो AD के नीचे है उस 2 को हम लोग क्या करते हैं, उधर लेके जाते हैं। तो उधर लेके जाते हैं तो यहाँ पर और ये 2 रहेगा नहीं, ये 2 नहीं रह के कहाँ आ जाएगा, ये वाला 2 जो है आपका इधर आ जाएगा। अब देखिए इधर आ जाएगा। आप अब यहाँ से देख सकते हैं कि AD का वैल्यू, अब हम लोग यहाँ लिख रहे हैं ऊपर तरफ, AD का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1.5 को 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 3, और नीचे कितना है, 3। तो 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। बहुत कोई ऐसा करता है कि यहाँ पर पॉइंट को हटाता है, पॉइंट को हटाने के बाद फिर काटकूट करता है, फिर आपका 1 आंसर आता है। सिंपल सा बात है कि 1.5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। इसलिए ऊपर में 3 आ गया, नीचे 3 है, दोनों कट के मेरा आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो मेरा जो ऑप्शन में 1 दिया हुआ रहेगा वो मेरा सही आंसर हो जाएगा। 1 कौन सा ऑप्शन में है, 1 मेरा जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी पे, ठीक है। ये आपका सही आंसर हो गया। अब देखिए 27, यदि 2 त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए समरूप, इनमें इन कसौटी को किस नाम से जाना जाता है, संगत कोण बराबर है, मतलब सारा कोण क्या है, आपस में बराबर है। तो कोण बराबर है तो त्रिभुज का कितना कोण होता है, 3 कोण होता है। तो पहला कोण बराबर है, दूसरा वाला कोण के साथ बराबर है, तीसरा वाला कोण से बराबर है। मतलब कोण का ही बात कर रहा है, तीनों कोण का बात कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, ए। तो कौन सा ऑप्शन में है, मेरा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 27 का ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR के लिए कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर दिया है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर यानी समरूप त्रिभुज QPR और त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज QRP, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PRQ, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। मतलब चारों ऑप्शन का हमने यहाँ पढ़ा। अब देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए समरूप होने के लिए हम इधर वाला जितना एंगल लेंगे ना जिस पॉइंट पे, हमको दूसरा वाला त्रिभुज में उतना ही हमको एंगल लेना होगा। जैसे अगर हम यहाँ पर जूम करते हैं, जूम करने से आपको यहाँ अच्छा से दिखेगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ए पे कितना डिग्री है, 60 डिग्री। अब आपको दूसरा वाला त्रिभुज में 60 डिग्री ही खोजना होगा। मतलब इधर वाला अगर ए देखते हैं तो इधर वाला आपका क्या हो जाता है, पी। देखिए पी पे मेरा कितना है, 60। मतलब इधर 60 लेंगे तो उसका वाला भी 60 वाला ही लेना होगा। मतलब इधर पॉइंट ए हो गया, इधर पॉइंट क्या हो गया, मेरा पी हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कि उसके बाद कोई भी आप एक ले सकते हैं। जैसे हम बी को लेते हैं, बी का वैल्यू कितना है, 80। तो बी का वैल्यू हम लोग यहाँ लिख देते हैं, बी का वैल्यू 80। अब हमको दूसरा वाला त्रिभुज में 80 खोजना होगा। 80 किसके पास है, मेरा दूसरा वाला त्रिभुज में देखिए यहाँ पर क्यू के पास है। तो ये हमारा पी के बाद क्या आएगा, क्यू आएगा।
ठीक है। और कौन सा बच गया, जो बच गया वो आ जाएगा, उसको भी देख सकते हैं कि दोनों वो भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सी का पास यहाँ पर देखिए कितना है 40, तो सी को यहाँ लिख दिए 40 का वाला वैल्यू। अब दाएं साइड में भी मतलब दूसरा वाला त्रिभुज में भी 40 को खोजेंगे। 40 किसके पास है, यहाँ देखिए आर के पास है। मतलब ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल क्या हो जाएगा, पी क्यू आर। ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर देखिए ए में है। ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल नहीं, ए वाला तो नहीं है, पी क्यू आर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर कौन सा ऑप्शन में है, डी नंबर ऑप्शन में ये दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है 29 कि यदि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात 4:9 है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो अगर दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ रहता है ना, अगर दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ रहता है तो समरूप त्रिभुज के लिए क्या होता है, देखिए कंडीशन कि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब जो मेरा समरूप त्रिभुज दिया हुआ है, एरिया, एरिया मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल, ए आर लिखे यहाँ पर, एरिया कौन सा त्रिभुज का, पहला त्रिभुज का, फर्स्ट त्रिभुज का, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कौन सा त्रिभुज का, सेकंड त्रिभुज का, सेकंड त्रिभुज का क्या होता है, उसके भुजाओं का अनुपात का क्या होता है, वर्ग होता है। मतलब भुजा को ही मान ले लीजिए, भुजा 1, ठीक है, तो भुजाओं के अनुपात का क्या हो जाता है, वर्ग। तो भुजा का अनुपात कितना दिया गया है यहाँ पर, 4:9, इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो वर्ग कर दीजिए यहाँ पर, तो 4 का वर्ग कितना हो जाता है 16 और 9 का वर्ग कितना हो जाता है 81। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 16:81। ठीक है, तो 16:81 कौन सा ऑप्शन में है, देखिए 16:81 जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया हुआ है 2a, इसके शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज इस तरह से बना लिए, तो समबाहु त्रिभुज बनाने के बाद यहाँ पर हम लोग एक शीर्ष लंब ड्रॉ करते हैं। शीर्ष लंब ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, किसी एक शीर्ष से उसके अपोजिट वाला भुजा पर क्या होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, इसका नाम दे दीजिए ए, यहाँ पर नाम दे दीजिए बी, यहाँ पर नाम दे दीजिए सी, यहाँ पर नाम दे दीजिए डी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि सभी भुजा जो है 2a है, मतलब ये वाला भुजा 2a है, और यहाँ से बी से लेकर सी तक, यहाँ से भी ये वाला कितना है 2a है। तो हमको क्या करना है, डी से लेकर सी तक देखना है, तो उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो डी से लेकर सी तक कितना हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए त्रिभुज ए डी सी से, ठीक है, ए डी सी में हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए रूट अंडर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो 2a का क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए 2a का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4a का स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर। तो रूट अंडर 4a का स्क्वायर में से एक a स्क्वायर घटा देंगे तो कितना बच के रह जाएगा, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर। तो 3a स्क्वायर का हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 का तो रूट निकलेगा नहीं, तो रूट के अंदर रह जाएगा, और a स्क्वायर का रूट निकलेगा, वो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। मतलब AD का जो वैल्यू है वो √3a आया। √3a आया कौन सा ऑप्शन में है, देखिए √3a जो है वो आपका ऑप्शन नंबर पहले पे ही दिया हुआ है। तो मतलब फिर इसका ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 में अगर हम लोग देखते हैं तो क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है ABC जिसमें AB का वैल्यू जो है 6√3 सेंटीमीटर है, AC का जो वैल्यू है 12 सेंटीमीटर है, BC का जो वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर है। तो एंगल B का मान क्या होगा। ठीक है, मतलब एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है B लिखा हुआ है, ये हमको एंगल खोजना है। अब देखिए यहाँ फिगर, ये क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि B से लेकर C तक, तो यहाँ A दे देते हैं, यहाँ क्या दे देते हैं C। B से लेकर C तक जो वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर है, A से लेकर C तक जो वैल्यू है वो 12 सेंटीमीटर है, और A से लेकर B तक का जो वैल्यू है वो कितना है 6√3 है। ठीक है, तो ये यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पर जो एंगल B है ये एंगल कितना डिग्री का होगा। तो सिंपल सा बात है, देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे और 6√3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 6√3 का स्क्वायर कितना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6√3 गुना 6√3। ठीक है, तो 6√3 गुना 6√3 करेंगे तो 36 को 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 3 6 18, 3 3 9 1 10, इतना आ जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 144 आ रहा है। इधर देखिए 12 है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। मतलब ये दोनों भुजा को वर्ग को जोड़ रहे हैं, तो ये इसके वर्ग के
साथ बराबर आ रहा है, तो कौन सा त्रिभुज के लिए होता है, ये समकोण त्रिभुज के लिए होता है। तो मतलब एंगल बी कितना मेरा हो जाएगा, एंगल बी मेरा जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। पहले हम लोग स्पर्श रेखा को समझते हैं कि स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। देखिए स्पर्श रेखा को समझने के लिए पहले हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कल ड्रॉ करने के बाद ऐसा सोचिए कि यहाँ से मेरा क्या हो रहा है कि सर्कल को टच करते हुए कोई लाइन जा रहा है, स्पर्श करते हुए लाइन जा रहा है। तो स्पर्श जब करते हुए लाइन जाता है तो वो कितने जगह पर टच करेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा एक जगह पर टच करेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा एक जगह पर टच करेगा। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, इसको हमको पूछा है। तो देखिए इस बिंदु पर मेरा एक हो गया, इस बिंदु पर मेरा एक हो जाएगा, इस बिंदु पर मेरा कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, इस बिंदु पर एक हो जाएगा। मतलब एक वृत्त पे कितना सारा बिंदु होगा, जितना सारा बिंदु होगा उतना सारा बिंदु पे एक एक करके मेरा होगा। और एक वृत्त पर कितना बिंदु है ये हम गिन के खत्म नहीं कर सकते। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाता है, अपरिमित रूप से अनेक। तो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है। स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो देखिए सिंपल सा बात है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल के बाद आपको कुछ बोल रहा है कि वृत्त के केंद्र से, यहाँ मान के चलिए केंद्र है, यहाँ पर क्या हो गया, केंद्र हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, केंद्र हो गया। केंद्र से जो है 13 सेंटीमीटर दूर पर क्या है, एक क्या है, बिंदु स्थित है। ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ का इस और इस केंद्र बिंदु का दूरी कितना है, 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पर 13 लिख देते हैं। अब बोल रहा है कि जो दिया गया है वहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है। स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है मतलब यहाँ पर अगर टच किया उसका वैल्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका त्रिज्या निकालना है। देखिए स्पर्श रेखा और हम लोग केंद्रों को मिलाते हैं तो क्या एक तो त्रिज्या होगा, साथ ही साथ यहाँ पर क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। मतलब देखिए यहाँ 90 डिग्री का कोण बन गया। तो सिंपल सा बात है, आप त्रिज्या को निकाल सकते हैं। 13 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर। आप जान सकते हैं कि हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर। तो फिर नेक्स्ट वाला निकल जाएगा। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25। मतलब ये जो है 25 कितना हो जाएगा, त्रिज्या का हो गया वर्ग। अब 20 इसका मतलब क्या हो जाएगा, रूट। ठीक है, रूट 25 का क्या हो जाएगा, मेरा वैल्यू 5 आ गया। मतलब ये जो त्रिज्या होगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में मेरा है, 5 मेरा ऑप्शन जो है वो बी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q से केंद्र की दूरी जो है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या सेम क्वेश्चन है कि फिगर को हम लोग फिर से ड्रॉ कर देते हैं। सेम क्वेश्चन है, एक स्पर्श रेखा की जो लंबाई दिया हुआ है, एक स्पर्श रेखा हम लोग बना लेते हैं। सोच लीजिए कि ये टच क्या है, स्पर्श रेखा की लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से जो दूरी है, यहाँ पर केंद्र है, केंद्र से जो दूरी है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। हमको त्रिज्या निकालना है। किस जगह पर 90 डिग्री बनता है, यहाँ पर जहाँ पर स्पर्श रेखा है उस जगह पर 90 डिग्री बनता है। तो सिंपल सा बात है कि त्रिज्या निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 और 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 और 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576। अब 625 से 576 घटाएंगे तो 49 आता है और 49 का रूट कितना आता है, 7 आता है। तो ऑप्शन मेरा जहाँ पर 7 लिखा हो वो मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में मेरा 7 लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए पे मेरा 7 लिखा हुआ है। तो मेरा 34 का क्वेश्चन का ये जो है वह सोल्यूशन हो गया। अब देखते हैं 35 का बोल रहा है कि दो सकेंद्रीय वृत्त है, मतलब दो वृत्त है। ठीक है, ऐसा एक वृत्त हो गया और फिर एक ऐसा वृत्त है। ठीक है, दोनों का केंद्र बिंदु लेकिन एक ही है, दोनों का केंद्र बिंदु क्या है, एक ही है। ठीक है, तो केंद्र बिंदु हम बना दिए। अब बोलता है कि एक का त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर है, एक का त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा, ठीक है, बड़े वृत्त की जीवा को पहले समझते हैं कि कोई एक इस तरह से सर्कल है, सर्कल में कोई भी दो बिंदु ले लेंगे। ठीक है, कोई भी दो बिंदु लेंगे, उसको हम लोग एक सरल रेखा से मिला देंगे। तो यहाँ पर जो मिला सरल रेखा बना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मेरा उसको क्या कहा जाता है, जीवा कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, बड़े वृत्त का जीवा क्या होगी, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। मतलब बड़े वृत्त का हमको एक जीवा बनाना है जो छोटे वृत्त को क्या करेगा, सिर्फ टच करेगा, स्पर्श करेगा। तो यहाँ से देखिए इस तरह से हम लोग क्या कर देंगे, बना देंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम ऊपर ले लेते हैं, ऐसे करके टच करके निकल जाएगा।
ठीक है। तो ये जो जीवा है ए से लेकर बी तक, इसका हमको क्या करना होगा, वैल्यू निकालना होगा। तो इसको निकालने के लिए देखिए केंद्र से अगर इसको मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा। और अगर यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो ये वाला कौन सा वृत्त का त्रिज्या होगा, छोटा वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा। इस जगह पे हम लोग क्या नाम दे देते हैं, नाम को हम लोग ले लेते हैं ओ, ये वाला बिंदु का नाम ले लेते हैं ओ, ठीक है। केंद्र बिंदु जो नाम ले लेते हैं वो ओ, और यहाँ पर जहाँ टच कर रहा है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एम। और 90 डिग्री किस जगह पे बनता है, जहाँ पर स्पर्श करता है। स्पर्श कहाँ कर रहा है, यहाँ पर देखिए इस जगह पे स्पर्श कर रहा है, एम के जगह पे स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं कि त्रिज्या ए से लेकर ओ तक कितना है मेरा, यहाँ 5 है क्योंकि बड़ा वाला त्रिज्या है, और एम से लेकर ओ तक मेरा कितना है, 3 है। तो ए एम का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ए एम का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं रूट अंडर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर मेरा कितना हो जाता है, 5 का स्क्वायर मेरा 25 हो जाता है, और 3 का स्क्वायर मेरा 9 हो जाता है। 25 में से 9 जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 का रूट कितना होता है मेरा, 4 होता है। तो ए से लेकर एम तक का वैल्यू 4 हो गया। फिर एम से लेकर बी तक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। तो ए से लेकर एम तक 4 और एम से लेकर बी तक 4, कुल मिला के ए से लेकर बी तक जाएंगे तो 4 और 4 जाएंगे, तो 4 और 4 मेरा कितना हो जाएगा, आंसर मेरा 8। देखिए कौन सा ऑप्शन में मेरा 8 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर मेरा ए में 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया थीटा केंद्रीय कोण और आर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। सिंपल सा बात है कि यहाँ पर बोल रहा है कि केंद्रीय कोण एक सर्कल दिया हुआ है इस तरह से, यहाँ पर केंद्रीय जो कोण है, यहाँ पर सेंटर है, सेंटर पे जो कोण बना रहा है वो कितना है मेरा, थीटा है। तो यहाँ पर जो थीटा बन रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप जानते हैं कि थीटा बाई वो क्या हो जाता है, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका कारण अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो कारण को भी हम बता सकते हैं कि ये वाला फॉर्मूला क्यों आया, ठीक है। तो ये वाला थ्योरी में आप लोग देख लीजिएगा, थ्योरी में इसका वीडियो बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 में दिया गया है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। अभी हम बताएं कि जीवा किसको कहते हैं। जीवा किसको कहते हैं कि अगर हम लोग क्या करेंगे, किसी भी सर्कल पे 2 बिंदु ले लेंगे और दोनों बिंदु को आपस में मिला देंगे तो उसको क्या कहते हैं, जीवा। तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अगर जीवा बना रहे छोटा हो रहा है, इधर छोटा बना, इधर वाला जो बन रहा है वो छोटा बन रहा है। इस तरह से बोल रहा है कि जो सबसे क्या होगा, ऐसा जीवा जो सबसे बड़ा हो, तो सबसे बड़ा जो होगा वो सेंटर से गुजरेगा, और सेंटर से गुजरेगा मतलब 2 गो आर होगा, 2 गो आर होगा मतलब 2 गो त्रिज्या होगा, 2 त्रिज्या आपस में एकदम एक ही स्ट्रेट लाइन में आता है तो वो क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, व्यास वाला ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, व्यास, ऑप्शन नंबर सी में। तो 37 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आर त्रिज्या वाले वृत्त की उस चाप की लंबाई क्या होगा जो केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करता है। तो सिंपल सा बात है, जिस तरह क्षेत्रफल का था, क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या लिखे थे, थीटा बाई 360 डिग्री, उसी तरह इसके लिए भी क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 डिग्री, ठीक है। अब देखिए वहाँ पर क्षेत्रफल का हम लोग यहाँ पर लिखे थे फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर इंटू में। अब यहाँ लंबाई, तो लंबाई सर्कल का लंबाई क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है। सर्कल कितना लंबा है उसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 2 पाई आर निकालते हैं। तो ये बात हो गया थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। कौन सा ऑप्शन में है, देखिए इस तरह से तो कोई ऑप्शन दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका सी में है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जो केंद्र पर क्या हो जाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो अभी हम बताएं कि फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 डिग्री। तो थीटा का जब कितना दिया है 60 डिग्री, नीचे कितना हो जाएगा 360 डिग्री इंटू आपका क्या बोल रहा है कि पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू आप जानते हैं 22/7, आर स्क्वायर मतलब 6 गुना 6। आर को कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो 60 को 360 से काटेंगे, 6 बार में कट जाएगा, फिर 6 से कट जाएगा, 22 इंटू 6। तो 22 इंटू 6 कितना हो गया, 132, और नीचे कितना है 7, तो 132/7। कौन सा ऑप्शन में है 132/7, ऑप्शन नंबर मेरा ए में है। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए क्या हो गया, सही हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक घोड़ा एक मैदान में, ठीक है, 7 मीटर एक लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल सा बात है, अगर हम लोग मान के चलिए यहाँ पर एक कुछ रखा हुआ है, यहाँ से एक घोड़ा को बांध देते हैं, यहाँ पर घोड़ा इस जगह से बंधा हुआ है, ठीक है। अब घोड़ा जो है क्या करेगा, ऐसे ऐसे चलेगा, तो ऐसे ऐसे चलेगा तो किससे चल पाएगा, सर्कल के जैसे चल पाएगा। और जो रस्सी का लंबाई होगा वो आपका क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, मतलब त्रिज्या कितना हो गया 7। तो ये जो घूमेगा तो कैसा घूमेगा, वो सर्कल घूमेगा। सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना होता है
22/7। आर स्क्वायर मतलब आर को 2 बार लिखना है, आर कितना है 7 मीटर, तो 7 × 7, तो यहाँ पर एक साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 22 × 7 कितना हो जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। देखिए कौन सा ऑप्शन में 154 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर मॉक टेस्ट 1 का जितना सारा क्वेश्चन था यहाँ पर आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप इस तरह का क्वेश्चन को अपने से खुद से अगर कॉन्फिडेंटली बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, इससे रिलेटेड जो भी आपका सिलेबस में थ्योरी है उस थ्योरी को आपको समझना होगा। बिना थ्योरी समझे आप किसी भी मैथ के सवाल को अच्छा से नहीं बना पाइएगा। ठीक है, अगर इस तरह से क्वेश्चन कीजिएगा कि हम क्वेश्चन बना लिए फिर आप आंसर निकाल लिए तो उसी क्वेश्चन को बना पाइएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप थ्योरी समझते हैं तो थ्योरी समझने के बाद उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको आप आराम से बना सकते हैं। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप मेरा अगर थ्योरी का वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले मेरा थ्योरी के वीडियो को देखिए और वहाँ से समझिए कि एक्चुअल में थ्योरी समझने के बाद मैथ बनाना कितना ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपका के साथ साथ मेरा भी थोड़ा भला हो जाए।